हेलो गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11 के नए पोर्शन की, जिसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये थ्योरी समझनी होगी। ठीक है, तो थ्योरी क्या कह रही है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है किसी भी एक एलिमेंट का, कैन बी डिफाइंड, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ नंबर, एक नंबर की तरह, विच, जो कि इंडिकेट करेगा हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, यानी कि जो मास होगा एक एलिमेंट का इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। सर समझ में तो नहीं आया मैं क्या करना चाहता हूँ बेटा। ये थ्योरी कह रही है कि आप एक 1/12 ना 1/12, ठीक है, इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। बेटा ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 के एक एटम का मास है और उसका भी 1/12 पार्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यानी कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 के एक एटम का मास और उसका भी 1/12 पार्ट। ठीक है, 1/12 पार्ट। ये एक क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। क्या बेटा, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, दिस इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, दिस इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इस स्टैंडर्ड वैल्यू से कोई भी दूसरा एलिमेंट कितना ज्यादा हैवियर होगा, कितना ज्यादा भारी होगा, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो डिटरमाइन करेगा कि वो कितना ज्यादा हैवियर होगा, वही होगा उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है सर, एक बार थोड़ा समझ में नहीं आया, एक बार थोड़ा सा वैसे ब्रीफली समझाओ। ठीक है, वापस समझो। ठीक है, एक बार मैं इसे थोड़ा सा मिटाकर आपको थोड़ा सा ढंग से समझाता हूँ। ठीक है, यानी कि हम बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास का, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि मास ऑफ एन, ठीक है, मास ऑफ एन एटम, ठीक है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1/12 पार्ट इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि ये कहना चाहता है कि कार्बन 12 के एक एटम का मास, कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होगा उसका भी 1/12 पार्ट, उसका भी 1/12 मास, इस वैल्यू से, इस स्टैंडर्ड वैल्यू से कोई भी दूसरा एलिमेंट कितना ज्यादा हैवी होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूं, मान लीजिए आपने एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली, आपने कोई भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली, कोई भी आपने एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली। ठीक है सर, मान लीजिए कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि मेरी ये है 4 किलोग्राम। ठीक है, मान लीजिए 4 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम मान ली, 1 किलोग्राम मान लेते हैं, चलो 1 किलोग्राम मान लें। अब मैं कह रहा हूं कि आपने इस स्टैंडर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग, मैं कह रहा हूं कि आपने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया, जैसे कि आपने कि कुछ ये मार्कर मान लीजिए। अब मैं कह रहा हूं कि 1 किलोग्राम है, अच्छा मार्कर तो बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो और कोई चीज है कि अब कोई भी थिंग है तो उसका मास है 2 किलोग्राम। ठीक है, और किसी तीसरी चीज का मास है 3 किलोग्राम, और किसी चौथी चीज का मास है, तीसरी चीज का वो है 4 किलोग्राम। ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक है, तो अब मैं ये कहना, अच्छा दिख तो रहा है ना आपको? ठीक है, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस स्टैंडर्ड वैल्यू से ये जो थिंग है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो कितना हैवी है सर? 2 किलोग्राम, 2 टाइम्स हैवी है। बात सही है सर, ये कितना है? 2 टाइम्स हैवी है। और सर इस स्टैंडर्ड मास से ये 3 किलोग्राम की वैल्यू कितनी ज्यादा हैवी है सर? 3 टाइम्स हैवी है। और इस 1 kg से ये 4 किलोग्राम की वैल्यू कितनी ज्यादा हैवी है सर? ये 4 टाइम्स वैल्यू है। तो यही होता है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। बात समझ में आ रही है? तो सर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू से कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट कितने टाइम्स हैवी है, उसे ही हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। और सर ये स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? ये होती है कार्बन 12 का कार्बन 12 का एक एटम का 1/12 पार्ट। ठीक है, कार्बन 12 का एक एटम का मास और उसका भी 1/12 पार्ट, वो होती है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये जो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ
मास ऑफ वन एटम, वन एटम ऑफ कार्बन 12 है, उसे हम AMU भी कहते हैं, 1 AMU, ठीक, उसे हम AMU भी कहते हैं सर। इसका मतलब तो AMU हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। तो ये होता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, ये समझ में आ चुका है, ठीक है। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि मैं रिलेटिव एटॉमिक मास का एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इसे थोड़ा सा दूर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, ठीक है, अब ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि देखो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, उसे मैं क्या कहूंगा, 1 AMU कह सकता हूँ। इस तरह से मैं कह सकता हूँ जो रिलेटिव एटॉमिक मास का एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 AMU, ठीक है, बात समझ में आई, डिवाइडेड बाय 1 AMU, ठीक है। अब एक बार मैं कुछ और फॉर्मूले बना देता हूँ, आशा करता हूँ थोड़ी थ्योरी नोट कर ली होगी, तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ। ओके, ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर मुझे मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट निकालना है, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, तो वो कितना होगा सर, वो होगा कि आप AMU को इधर भेज दो, यानी कि वो होगा सर रिलेटिव एटॉमिक मास है, उससे हम क्या कर देंगे, ये 1 AMU को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यही हमारा होगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो यहां तक आपको कहानी क्लियर हो चुकी होगी कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट कितना हो चुका होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, ये 1 AMU होता है, 1 AMU को मैं डिफाइन कर देता हूं, तो सर ठीक है, यहां तक ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लेना प्लीज, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, 1 AMU को डिफाइन कर लेता हूँ कि 1 AMU कितना होता है। तो सर 1 AMU कितना होता है, सर 1 AMU को हम कहते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, बेटा ये होता है 1.93 इंटू 10⁻⁻23 kg, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मानो मास ऑफ वन एटम ऑफ, हाँ ठीक है, मास ऑफ, अच्छा 99 हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, 1.99, ठीक है। अब जब आप इसे इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻23 के, सॉरी 24 केजी, सॉरी, ठीक है, 24 केजी, ओके, ठीक है। ये थोड़ा सा 24 केजी नहीं होगा, 24 ग्राम में आएगा, ठीक है, 24, अच्छा, मतलब आप इस वैल्यू को जब सोल्व करोगे तो आपको 27 केजी मिलेगा, ओके। और ऊपर वाली ये वैल्यू आपको ग्राम में थी, ठीक है, ग्राम में थी, सॉरी, और ये वैल्यू आपकी ग्राम में थी, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करने वाला पॉइंट है, तो एक बार मैं इसे और मिटा रहा हूँ, ठीक है, वापस एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया कि सर जो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 होता है 1.98 × 10⁻⁻23 ग्राम होता है, ठीक है, ये इतना होता है, ये आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा और -24 ग्राम, और जब आप उसे लिखोगे किलोग्राम के अंदर तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू नोट कर लें, ओके, अब ठीक है, ठीक है, तो ये अब ठीक है, अब नोट कर लें, ओके। तो ये हमारा तक पोर्शन होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास किस तरह से होता है, अच्छा पहले ये जो वैल्यूज हैं ये आपको याद रखनी है, इसमें ऐसा कुछ फंडामेंटल नहीं लगा कि सर ये कहां से आ गया, बेटा ये आपको याद रखनी है कि जो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 होता है ये इतना होता है, ठीक है, ये आपको फिक्स से याद रखना है, और जब आप इन दोनों की कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका स्टैंडर्ड डाटा आएगा, ठीक है। और ये हमने क्या किया, इसे चेंज किया, ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज किया, सर ग्राम को आपने किलोग्राम में कैसे चेंज किया, बेटा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, 1000 ग्राम होते हैं। इस तरह से अगर मैं एक ग्राम की वैल्यू निकालूं तो 1 ग्राम की वैल्यू कितना आएगी, 1/1000 किलोग्राम आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से 1 ग्राम की वैल्यू अगर निकालेगी 10⁻³ ठीक है, तो ये आ जाएगा किलोग्राम, यानी 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। तो बेटा ये आपको याद रखना है, ओके, ठीक है, डन।
यहाँ तक सही है बेटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि ग्राम को 1 ग्राम की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, इस तरह से हमारा आंसर आ चुका। ओके, ठीक है। तो ये है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है मैं वापस समझा देता हूँ, यानी कि कार्बन 12 के एक एटम का मास और उसका भी 1/12 पार्ट, इससे ज्यादा कोई भी वैल्यू जितनी ज्यादा हैवी होगी, हम कोई भी थिंग जितना ज्यादा हैवी होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। जैसे कि एज एग्जांपल रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, ठीक है, ये होता है हमारा 4। यानी कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम है वो कितना होता है बेटा, 4 होता है। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है बेटा, 4 होता है, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब मैं इसको इस स्टैंडर्ड डाटा में लिखता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम होता है वो कितना आता है, 4 होता है। और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ किसी भी एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यानी कि मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह से डिफाइन नहीं करते, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूं कि मुझे निकालना है मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, मास ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम, यानी कि मास ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम, यानी कि एक एटम का मास कितना होगा। तो बेटा एक एटम के मास कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा 4 और सर 4 AMU को हम कैसे लिखेंगे, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, और अगर किलोग्राम में लिखना तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम हो जाएगा। इसी ही मैं 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg लिख सकता हूँ। तो ये होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ओके बेटा, डन, ठीक है। तो यहां तक हमें समझ में आ रहा है कि सर कैसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमारा हुआ रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।